सो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो आप सभी जानते हो हम टोटल 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारे पास केवल एक चैप्टर बचा है, वो भी लास्ट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है मिसलेनियस टॉपिक्स। इस चैप्टर को आगे डिस्कस करें उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी देखो, जो मैं नोट्स बनाया हूँ इसका मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे अभी क्या है, अभी तो क्या है, मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा रहा हूँ, ऐसे बैठ के बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हो नहीं भाई मुझे नोट्स चाहिए, तो नोट्स तो इनसे मिल नहीं रहा है। हालांकि जो लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं नहीं यार इसमें थोड़ा सरलता उपलब्ध हो जाए, तो लास्ट में एक वीडियो बनाने के बाद मैं एक वीडियो में क्या करूँगा ना, ऐसे 2-3 मिनट वीडियो रहेगा और उसमें ऐसे ऐसे करके सारा चीज़ दिखा देंगे, पूरा जितना पढ़ा है। तो 2-3 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हर एक पेज को मैं पलटते जाऊंगा आराम आराम से। तो आप हर पेज का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स नहीं बनाना है तो आप मोबाइल से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ बना लीजिएगा, और सीरियल वाइज सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ें आपको बताना चाहिए। जो चैप्टर नंबर 8 था ना, उसमें आज जो लोग देखे होंगे उसमें मैं थोड़ा आलस, मतलब थोड़ा सुस्त टाइप से था कि यार जैसे होता नहीं नींद आ रही है। उसमें हुआ क्या था ना कि यार मैं वीडियो आज ना काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया था, तो भाई मुझे नींद आ रही थी। उस टाइम नींद नहीं थी, लेकिन एक आलस शरीर में बहुत ज़्यादा था और खाना भी नहीं खाए थे, वही चना वगैरह खा लिए थे। तो इसलिए अभी भाई खाना वाना एकदम पूरा खा लिए हैं और अब वीडियो देखो बना रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम चलते हैं हम अपने चैप्टर 9 की तरफ। इसमें एक टॉपिक है TQM। TQM मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको बता दूं, चाहे जो भी आप हो, आप अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो TQM पढ़ लीजिएगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है वो सारा क्वेश्चन मशीन डिजाइन या फिर कह सकते हो ऑटोम या फिर ऑटोमोबाइल से ही होता है। तो गलत है। जो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट है इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से भी किए जाते हैं, और IMED से तो कम ही किए जाते हैं पर किए जाते हैं एक आध दो। अगर अगर जैसे आपकी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है तो IMED से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई उद्योग वगैरह के बारे में तो क्यों नहीं पूछे जा सकते। तो उसी में से जो एक टॉपिक है TQM, तो चलिए जानते हैं कि TQM आखिर होता क्या है। तो देखिए TQM का मतलब बेसिकली होता क्या है। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो T मतलब क्या हुआ टोटल, Q मतलब क्या हुआ क्वालिटी, M मतलब मैनेजमेंट। यानी कि क्या हुआ संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। टोटल का मतलब हो जाता है संपूर्ण, यानी कि आप कह सकते हो समग्र, यानी कि जो सभी गतिविधियों से संबंधित हो। क्वालिटी मतलब क्या होता है गुणवत्ता, गुणवत्ता किसी किसी वस्तु की, किसी सेवा की विशिष्टता। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है प्रबंधन। अब देखिए प्रबंधन किसका हो जाएगा, किसी कार्य के संचालन से संबंधित है, किसी कार्य के नियंत्रण से संबंधित है, उसके निर्देशन इत्यादि चीजों से संबंधित होता है। तो ये चीज होता है मैनेजमेंट, ठीक है। वही चीज कह रहा है कि प्रबंधन के तरीके से सभी कर्मचारियों का सहयोग लेकर के, TQM क्या होता है आप समझिए कि प्रबंधन के तरीके से सभी कर्मचारियों का सहयोग लेकर के गुणवत्ता में निरंतर सुधार करते रहना ही TQM है। तो आप सभी लोग समझ गए ना TQM क्या है। TQM बेसिकली क्या है कि प्रबंधन के तरीके से सभी कर्मचारी का सहयोग लेकर के गुणवत्ता में निरंतर सुधार करते रहना ही संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है। तो भाई लोग समझ गए ना। जैसे देखो अब समझो, जैसे कोई मैनेजमेंट जैसे होता नहीं कि भाई एक यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो इसका एक जिम्मेदारी किसी एक मैनेजमेंट को दिया जाए, भाई आप लोगों को पूरा सिस्टम इस टाइप से मैनेज करना है, तो लोग कहेंगे ठीक है। तो वही चीज़ सब समझिए कि जब मैनेजमेंट कोई करता है किसी चीज़ को लेकर के, तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आप अकेले कर सकते हो, नहीं भाई, उसमें आपको सभी लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि प्रबंधन के तरीके से, यानी कि मैनेजमेंट के तरीके से गुणवत्ता में यानी कि क्वालिटी में निरंतर सुधार करते रहना। किसकी सहायता सुधार करना है,
सभी कर्मचारियों की सहायता से निरंतर सुधार करते रहना ही संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। समझ रहे हैं ना कि प्रबंधन के तरीके से सभी कर्मचारियों का सहयोग लेकर के गुणवत्ता में निरंतर सुधार करते रहना ही संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहलाता है। तो ये चीज होता है। अब देखिए दूसरा क्या है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM। जो TQM है वह प्रबंधन के पारंपरिक तरीकों में परिवर्तन लाता है। जैसे देखिए आप कोई एक ऑटोमोबाइल या कोई सा भी चीज लीजिए, उसमें जब निरंतर सुधार किया जाता है तभी वह चीज अच्छी हो पाती है। तो वही चीज TQM है, जो हमारा मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, जिसे भाई ये करना वो करना इस टाइप करना, तो जो TQM है वह उसी मैनेजमेंट की वो जो पुराने परंपरा है उन सब में लगातार परिवर्तन लाता है। नहीं भाई अगर ये चीज़ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ ऐसा ही रहे, इसमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। तो वही चीज़ कौन करता है, TQM। तो आप ये समझ लीजिए कि TQM बेसिकली क्या है। और अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो TQM हो गया। अब इसके बाद यानी TQM क्या है, प्रबंधन के तरीके से सभी कर्मचारियों का सहयोग लेकर के गुणवत्ता में निरंतर सुधार करते रहना ही संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन है। प्रबंधन जो होता है यानी TQM जो होता है वह प्रबंधन के पारंपरिक तरीकों में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। यह प्रबंधन दृष्टिकोण जो उपयुक्त उत्पादों एवं सेवाओं द्वारा ग्राहक संतुष्टि प्रदान करके किसी व्यवसाय को दीर्घकालिक विकास की ओर लेके जाता है। यानी जब आप TQM अपने मतलब कह सकते हो कि कंपनी में अपनाते हो तो भाई वो आपको आगे लेकर के जाता है। समझ रहे हैं बात ना। तो ये चीज होता है TQM बेसिकली मतलब। अब देखिए क्या होता है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत। इस चीज के पहले आप मतलब समझिए कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत क्या है। तो भाई देख लो, ये कई बार पूछा जाता है और इसके टोटल 8 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत, 8 सिद्धांत होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई ना, आपको 8 सिद्धांत लिखने जरूर याद होने चाहिए। इसका कारण जैसे आप TQM के बारे में कम लिख पा रहे हो, लेकिन अगर आप 8 सिद्धांत लिखोगे तो कम से कम आप 10 लाइन लिख ले सकते हो, और 10 लाइन में लगभग 1 पेज आपका भर जाएगा। तो देखिए क्या होता है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत के 8 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है, पहले आप C से याद करिए। C से क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा क्या है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। एक बार मैं फिर बता दूं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कम्युनिकेशन स्किल, इसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आप किसका सिद्धांत बता रहे हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ना। तो एक और याद कर लो, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो 4 तो आपका ऐसे ही हो गया मेरे भाई, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसके बाद टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। 4 हो गया। अब देखो इसके बाद 5वां क्या है, लीडरशिप। 6वां क्या है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो भी आप डिसीजन लोगे वह एविडेंस के बेस पे ही लोगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से। जो आपके आंकड़े कहेंगे उसी आंकड़ों के अनुसार आप लोगे। इस तो बता दिया ना, 4 बताया था। 5वां क्या है, लीडरशिप। 6वां क्या है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। 6 हो गया। 7वां क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और 8वां क्या है, 8वां है प्रोसेस अप्रोच। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, लीडरशिप, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोसेस अप्रोच। ये चीज होता है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ पूछा जाता है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट इन टाइम। यानी भाई जस्ट इन टाइम क्या होता है। तो मेरे भाई देखो ये चीज़ समझने वाली है। जस्ट इन टाइम बहुत सरल होता है। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम पहले आप एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद आपको समझाऊंगा। जस्ट इन टाइम से तात्पर्य सही समय पर या ठीक समय पर चीज़ों को उपलब्ध कराना। यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी सामग्री की पूर्ति तभी की जा सकती है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है।
यानी कि यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक ऐसी तकनीक है जब किसी सामग्री की पूर्ति तभी की जाती है जब उसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद देखिए, इसमें सामग्री को स्टोर में न रख करके बल्कि सीधा ज़रूरत के समय उचित टाइम पर उत्पादन स्थल पे मंगवाया जाता है। क्या कह रहा है कि इसमें सामग्री को स्टोर न रख करके सीधा उत्पादन स्थल पे मंगवाया जाता है, यही होता है जस्ट इन टाइम। अब आपको मैं समझा रहा हूं। पहले तो आप जानिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसे कहते हैं, क्योंकि इसके डिफिनीशन में आया है। तो देखो मेरे भाई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसके लिए सामान ला के रखते हो। जैसे आपका घर बन रहा है तो आपके पास पहले ईंटा होगा, सीमेंट होगा, ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, तब आप अपना घर बनाने का काम चालू करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इन्वेंट्री लागत जो है वो आप में आई कुछ, और जो आपने इन्वेंट्री किसे कहा गया, वो जो आपका घर बन रहा है, उस घर को बनाने के लिए जो आप पहले से ईंटा, सीमेंट, बालू ये सब जो ला के रखे हो, यह भी एक प्रकार का इन्वेंट्री है। यानी किसी भी उत्पाद को उत्पादन के लिए जो पहले से ही हम सामान रखे रहते हैं, जो रॉ मटेरियल रखे रहते हैं, वही होता है एक प्रकार से इन्वेंट्री। और उसको रखने के लिए जो कॉस्ट आती है उसको कहते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसे उसको कहते हैं भाई इन्वेंट्री का। और जब उस चीज़ को मैनेज किया जाता है तो उसको कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब जैसे मान लीजिए आपका घर बन रहा है, आपके यहाँ ईंटा आया है, सीमेंट आया है, ये सब आया है, तो क्या हुआ, इसको आपको रखने कोई पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन आप सपोज कर लीजिए आप एक कंपनी में वहाँ पे आप कोई चीज़ रख रहे हैं, तो उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे, जैसे कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे ही रखना पड़ता है। और मान लीजिए यदि उसको निश्चित टेम्परेचर पे ना भी रखना पड़े तो आपके घर क्या, आपके घर कोई चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा, आपके घर कोई कंपनी नहीं है, तो आपके घर में अगर कोई स्थान भी घेर लिए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह एक कंपनी है, वहाँ बहुत सारी कंपनी, उसको प्रोटेक्शन करना, उसके पास एक लिमिटेड एरिया, एक निश्चित ज़मीन है, तो उसी ज़मीन में उसको सारा काम करना पड़ेगा। ऐसे में यदि इन्वेंट्री के नाम पे आपको जो ईंटा रखा गया, जो सीमेंट रखा गया, जो बालू रखा गया, वह स्पेस घेर रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इससे कंपनी को दिक्कत होती है। सीमेंट घर आया, उसे अच्छी जगह रखोगे जिससे उसमें नमी ना लगे, नहीं खराब हो जाएगा। ये चीज़ कंपनी में भी करना पड़ता है, तो उसमें कुछ खर्चा आता है। कई बार क्या होता है, जब बारिश का मौसम रहता है, सीमेंट आ जाता है, तो कई लोग पन्नी खरीद के लाते हैं, उसको अच्छे से ढक देते हैं, तो पन्नी खरीद के लाए तो उसमें आ गया इन्वेंट्री, तो वही हो गया इन्वेंट्री लागत। तो वही कह रहा है कि यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक ऐसी तकनीक है जिसमें सामान को तभी मंगाया जाता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके मिस्त्री जो है, मिस्त्री ने कहा भैया ईंटा ला के दो, तो आप ऐसा थोड़ी कहोगे भट्टे से भैया ईंटा लाओ, आपने पहले से ला के रखा, आपने पहले से ला के रखा है। लेकिन आप सपोज करिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप चीज़ों को तभी लाएं जब उसकी ज़रूरत पड़ी। समझ रहे हैं, जैसे जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तभी आप सभी लोग उस चीज़ को लाएं, तो उसी को कहते हैं जस्ट इन टाइम। जब यानी किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, उसकी जब ज़रूरत पड़े उसे तत्काल उपलब्ध कराना ही जस्ट इन टाइम है एक प्रकार से। यानी कि इसमें जो सामग्री होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसको स्टोर रूम में ना रख करके सीधा ज़रूरत के समय उचित स्थान, यानी कि जहाँ उत्पादन होना, जहाँ उसकी ज़रूरत है, वहाँ पे मंगाया जाता है, यानी कि उत्पादन स्थल पे मंगाया जाता है। जस्ट इन टाइम के लाभ क्या है, जिससे भाई होता है ना कि कोई काम हो रहा है तो उसके कुछ लाभ होते हैं, उसकी कुछ हानि होती है। लाभ क्या होता है मेरे भाई, लाभ ये होता है ना कि सपोज कर लीजिए कि जो आपका इन्वेंट्री लागत आता है, उस इन्वेंट्री लागत में आपकी कमी आ जाएगी। भाई आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रखने की भाई साहब ज़रूरत ही नहीं, जैसे आपको आए आप तुरंत लेके चले जाइए। अच्छा हाँ, एक चीज़, जैसे मान लीजिए, नहीं भाई वैसे मैं ये नाम अभी नहीं लूँगा क्योंकि नवरात्र है, लेकिन आप ये मान लीजिए जहाँ पे ये सब काम होता है, ये सब जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं मांस कह सकते हो यार। तो उसमें होता क्या है कि जैसे जहाँ पर कटता है और फिर आगे किसी कंट्री के लिए जाता है तो उसको एक टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो उसमें क्या आ रहा है, उस पर कॉस्ट आ रही है, तो उसी कह रहे हैं इन्वेंट्री लागत। तो वही कह रहे हैं जस्ट इन टाइम का लाभ ये है कि इन्वेंट्री लागत जो होती है उसमें कमी आती है, क्योंकि इसमें चीज़ों को तभी मंगाया जाता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या है, आवश्यक स्थान में कमी आती है,
यही चीज़ कह रहा हूँ, कंपनी का जो स्थान घेरता है सामान को रखने में, जस्ट इन टाइम से होता क्या है, उस सामान को रखने में जो स्थान घेरा ना पड़ता है वो स्थान बच जाता है, क्योंकि हम किसी सामान को पहले से मंगा के रखते ही नहीं, जब जिसकी ज़रूरत पड़ती तत्काल उसे मंगा लिया जाता है, तो भाई रखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इसलिए जो स्थान घेरने की बात हो रही है वो स्थान हमारा बच ही जाता है। और अब इसके बाद देखिए, सामग्री जो होती है वह व्यर्थ नहीं होती। जैसे मान लीजिए अभी आपका ही घर बन रहा है, अब सपोज करिए सीमेंट लाए हैं, कभी बारिश हो गई या कभी कभी ऐसे उसमें कुछ ओस पड़ जाए या कुछ भी, जिनके घर बना होगा और जिनके रहते और समझते टाइम ये घर बना होगा, तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है, एक आध दो बोरी सीमेंट खराब हो जाएगा, तो हुआ ना, तो आपने पहले से मंगा के 50 बोरी सीमेंट रखा, उसमें से 2 बोरी खराब हो गई। तो वही चीज़ कह रहा है कि सामग्री व्यर्थ नहीं होता भाई, जब आप पहले सामान बना के रखे ही नहीं हो तो व्यर्थ कहाँ से हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि पहला लाभ ये है कि इन्वेंट्री लागत में कमी आती है, आवश्यक स्थान बचत होती है, सामग्री के व्यर्थ होने की कोई खराब सामग्री के व्यर्थ होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, उच्च गुणवत्ता बना रहता है, कम निवेश करना पड़ता है और कस्टमर की ज़रूरत पड़ने पर वह डायरेक्ट कंपनी से मंगाया दिया जाता है, जिससे खुद की शॉप पर कम निवेश करना पड़ता है। इसमें यह भी है कि इसमें कम निवेश, जैसे मान लीजिए कोई मेरी दुकान है, ठीक, मैं भाई कोई सामान अपने दुकान पे मंगा के नहीं रखा हूँ, मेरे पास कोई कस्टमर फ़ोन किया, भाई साहब यार 5 बोरी मुझे यार सीमेंट चाहिए। अब मान लीजिए कि जो मेरी शॉप बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम लेवल की है, लेकिन मेरा संपर्क एक थोड़ा दूर के बाज़ार में है बड़ी कंपनी से, तो उसने कहा कि हमारा उससे संपर्क है। अब इसी टाइम से मेरे पास 3 लोग फ़ोन कर दिए भाई 5-5 चाहिए, या मान लो एक ही आदमी फ़ोन किया, उसको कहा कि भाई मुझे 20 बोरी चाहिए, घर बन रहा है। अब मैंने तुरंत उसके पास फ़ोन कर दिया, भाई साहब हमें 25 बोरी चाहिए सीमेंट, आप ला के दे दीजिए। वो कहेगा ठीक है भाई। अब वो क्या किया, सीमेंट लाया, हम अपने दुकान पे नहीं रखे हैं सीमेंट, और आप समझ रहे जहाँ से मैं 20 बोरी सीमेंट उठाऊंगा वहाँ से जरूरी नहीं, वहाँ से अगर 320 रुपये में मैं पाऊंगा तो मैं 350 रुपये में उसको सेल भी करूँगा। तो अब हुआ क्या, 320 रुपये में मैंने 20 बोरी सीमेंट ली, 20 बोरी मेरे दुकान पर आ गई। अब इसके बाद क्या, वो डायरेक्ट उसको मैं अपने दुकान पर रखा नहीं, डायरेक्ट अपनी टाली पे रखवा दिया और अपने लेबर्स कह दिए भाई जाके इनके घर रख दो। अब 20 बोरी मेरे जो लेबर हैं वो जाके किसके यहाँ रख दिए, उस व्यक्ति के यहाँ। अब उससे कितने पैसे ले लिए हम लोग, 350 रुपये ले लिए हर एक बोरी का। अब 7,000 रुपया मिल गया मुझे कितना रुपये मिले, 7,000, और मैं कितना रुपये दे रहा हूँ, 320, 600 रुपये मेरा बचत नहीं, 600 रुपये भाई मेरा बचा ना। अब 600 रुपये मतलब क्या, समझो देखो एक बात, अब मेरे पास मान लीजिए पैसा भी नहीं है, मैं दुकान पे भी बैठा हूँ, पैसा भी नहीं है। अब जिसके घर मैं दुकान पे पैसा भिजवा दिया अपना सामान, तो मुझे जब 7,000 रुपया दिएगा तो मैं डायरेक्ट 6400 रुपया जो उसको देना है 320 के हिसाब से, 6400 20 बोरी का, तो मैं उससे कर दूंगा अरे भैया थोड़ा छोड़ ओढ़ दीजिए। तो क्या करेगा, चलो ठीक भाई साहब 200 रुपये छोड़ देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 200 रुपये उससे छोड़वा लिए, हम उसको 6400 की जगह पे 6200 रुपया दे दिए, मेरा पैसा एक भी नहीं है, तो 800 रुपया मेरा बचा कि नहीं बचा। जो लोग समझ रहे होंगे उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब आप सोचिए मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, उसने मुझसे 20 बोरी सीमेंट मांगी, मैंने अपनी दूर के जो बड़े कारोबारी हैं उनसे मैंने 20 बोरी मंगा लिया, उन्होंने मुझे जितना लिया उससे 200 रुपये छूट दे दिए, 1 रुपया मैंने दिया भी नहीं, क्योंकि उनका सामान तो अभी जस्ट मेरे घर पे आया, दुकान पर आया, और मैंने तुरंत अपने कस्टमर के पास भिजवा दिए, कस्टमर ने मुझे तुरंत पैसा दिया और वही पैसा मैंने उनको दे दिया, 800 रुपये मुझे मिल गया। केवल किस लिए, 3 फ़ोन करने पे, एक उसका फ़ोन आया, एक मैंने उसके पास फ़ोन कर दिया, बस यही हो गया। तो ये होता है इन्वेंट्री। तो इसलिए इसमें भाई तो यही चीज़ें होती हैं जस्ट इन टाइम के लाभ। एक बार मैं फिर से आपको क्विकली रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहले क्या होता है, हमें आवश्यक स्थान की बचत होती है। दूसरा क्या होता है, हमें इन्वेंट्री लागत कम होती है, सामग्री के व्यर्थ होने की संभावना बहुत कम होती है, गुणवत्ता बनी रहती है। हमें क्या होता है, कम निवेश करना पड़ता है, अगर किसी कस्टमर को ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के टाइम पे हम डायरेक्ट उसे दे देते हैं। आप देखिए, आप सभी जानते हो जिस चीज़ का लाभ है उस चीज़ का हानि है, तो जस्ट इन टाइम के भी कुछ हानि है। कौन कौन सी हानि है आप देख लीजिए। इस काम में जोखिम ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन चल रहा है,
बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जब आपका घर बन जाता है तो लिंटर पड़ता है। लिंटर में जो प्रक्रिया होती है ना, वो जस्ट इन टाइम का एक तगड़ा उदाहरण है। उसमें क्या होता है, जो मशीन होती है जो मसाला बनाती है, उसमें जो लेबर वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट सामान डालते हैं, गिट्टी, मोरंग, बालू, सारी चीज़ें डालते हैं। अब क्या हुआ, ऊपर गया, वहाँ से गिरा के मसाला आ गया, नीचे आया, अब क्या हुआ, उसे तुरंत ज़रूरत पड़ रही है, उसे भाई तुरंत बालू चाहिए, उसे तुरंत सीमेंट चाहिए, तुरंत पानी चाहिए, सब चीज़ तुरंत चाहिए। अब आप सपोज करें कि अगर वो जो तुरंत चल रहा है काम, अगर आप उसमें पानी ना दें या पानी लेने में थोड़ा लेट हो जाए, जैसे मान लीजिए आप मोटर से पानी भर रहे हो और आपका मोटर में अचानक बिजली चली जाए, तो आप पानी तुरंत जल्दी जल्दी दे नहीं पाओगे, तो आपका काम क्या हुआ, इफेक्ट हो गया ना। तो यही होता है, जब आप तुरंत आपका प्रोसेस चल रहा है, अब सीमेंट भी वो तुरंत मसाला बनाता है, ऊपर जाता है, अब ऐसे मान लीजिए आप पानी प्रॉपर दे रहे हो, सारी चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन मान लीजिए बिजली चली गई, मोटर आपका बंद हो गया, तो आप उतना जल्दी पानी दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। और जब आप उतना जल्दी पानी नहीं दे पाओगे, तो कहीं कहीं आपका जो कार्य है वह इफेक्ट करेगा। तो वही कह रहा है कि इसमें जोखिम ज़्यादा होते हैं, समय सीमा पर नियंत्रण नहीं होता है, अधिक प्लानिंग की आवश्यकता होती है, और इसमें बहुत प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे भाई कि देखो भाई, तुम एक आदमी हो, तुम्हें क्या है, बालू भरना है, तुम्हें बालू रखना है, इसमें मतलब डालना है, तुम्हें भाई मोटर चलाना है, भाई तुम्हें पानी इसमें डालना है, तो क्या वो एक पूरा प्लानिंग बनाना पड़ा। सप्लायर पर निर्भर करता है, सप्लायर पर निर्भरता ज़्यादा होती है, भाई सीधी सीधी बात है। अब जैसे मान लीजिए लिंटर पड़ रहा है, जो पानी देने वाला वही लेट कर दे, जो बालू वाला है वही लेट कर दे, तो आपका काम तो लेट हो ही जाएगा। तो पूरी निर्भरता तो उसी पे है ना मेरे भाई। अब देखिए, मोस्ट इन और जस्ट इन टाइम इस बार आया था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, अब जो पढ़ाने वाला हूँ, ये चीज़ें बहुत सही है, ये मुझे लगता है रियल लाइफ से भी है। देखो यार, IMED जानते हो मैं क्यों पढ़ा था? IMED मैं केवल इसलिए नहीं पढ़ा था कि इससे मैं नंबर बढ़ा लूँ, बल्कि IMED को मैं इसलिए भी पढ़ा था ना कि IMED वो सब्जेक्ट ना जो रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा है। अब जस्ट इन टाइम ये सब जब चीज़ जानते हो, तो अपने बारे, अब अभी अगर तुम मान लो डिप्लोमा करने के बाद उद्यमी बनना चाह रहे हो, तो IMED जो है ना, वह आपको एक हेल्प करेगी। वो बताती है प्रोडक्शन कितने प्रकार की होती है, कैसे करो, क्या क्या दिक्कत आ जाएगी। जैसे आप जब सेकंड चैप्टर जब मैं पढ़ाया हूँ तो उसमें बताया हूँ ना कि बिजनेस करने से पहले आप ये जानो कि मार्केट में क्या डिमांड है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मुझे यार ना सही बताऊँ ना, IMED बहुत अच्छा लगता था, तो मैं IMED को बहुत पढ़ा हूँ। सबसे पहले अगर 5th सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट को पढ़ा था तो IMED था। तो चलिए अब हम अपने चलते हैं अगला टॉपिक, बौद्धिक संपदा अधिकार। इसका नाम क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो अभी आप इतना नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पहले पढ़ रहा हूँ उसके बाद बताऊंगा। ऐसे कानूनी अधिकार जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा रचित किताब, कविता, आविष्कार, कलाकृतियों, प्रतीकों आदि पर एक निश्चित समय के लिए प्राप्त किया जाता है, इसी को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं या बने हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। क्या है, कौन कौन से, वो मैं आगे बताऊंगा। बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब समझो। जैसे मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हो, ठीक, और आप करते हो सिंगिंग, मतलब आप अपने मन से अपना गाना बनाते हो, लिखते हो, उसे करते हो। अब वो जो गाना है जो आपने बनाया, वो आपकी अनुमति के बिना कोई चुरा ले तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। एक एग्जाम्पल बनाता दूँ, जो लोग महाकाल का गाना सुनते होंगे, एक आया था हर हर शंभू, हर हर शंभू शंभू। ये जो सॉन्ग था ना, ये दरअसल था अमेरिका के किसी सिंगर का सॉन्ग। इसको वाराणसी के 1-2 युवा थे, 2 लोग मिल के गा दिए। अब ये व्यू जो था ना इनका, जो लोग गा दिए वाराणसी की, रियल जो कि अमेरिका का गाया था, जिसका गाना था, उनके गाने से ज़्यादा व्यू गया और इस पर हज़ारों शॉर्ट्स बनने लगे भाई, भर भर के बनने लगी। जब ये चीज़ उनको पता लगा तो उन लोगों ने कंप्लेन कर दिया। तो वही चीज़ है कि मतलब गाना उनका है, लेकिन ये लोग उसमें थोड़ा सा सुधार करके फिर से गा दिए और इनका गाना उनसे ज़्यादा चल गया। तो क्या हुआ भाई, उस गाने के पीछे जो असली मेहनत थी वो तो उन लोगों ने किया ना,
उस गाने को उन लोगों ने बनाया ना। तो वही चीज़ है कि आप बिना किसी की अनुमति के उसकी गाना, कोई कलाकृति मान लो बना दिया वो, या किसी कंपनी का कोई प्रतीक है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। या आपने किसी चीज़ का आविष्कार कर दिया कि भाई ये देखो मैंने ऐसे पॉलीथीन का आविष्कार किया है कि जिसको पहनने के बाद व्यक्ति को गर्मी ही नहीं लगी, या कुछ भी ऐसा, तो वो आपके बिना कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। तो यही होता है बौद्धिक संपदा अधिकार। अब जैसे मान लीजिए जो किसी कंपनी का लोगो है, आप उसे नहीं यूज कर सकते हो, और ठीक है आप छोटे स्तर पर कर लीजिए, उस कंपनी को पता ना लगे, लेकिन अगर उस कंपनी को पता लग गया तो मेरे भाई आप नहीं कर सकते हो यूज। इसका अपना रीजन है, रीजन यही है मेरे भाई कि उसके पीछे किसी दूसरे की मेहनत है, तो आप क्यों करोगे। तो इसीलिए इस चीज़ का संरक्षण है तो भारत में कानून भी बने, और तगड़े कानून बने। अब बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार कितने प्रकार का होता है। देखिए जो बौद्धिक संपदा अधिकार है ना, यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कॉपीराइट, नंबर 2 पेटेंट, नंबर 3 ट्रेडमार्क। नंबर 1 क्या होता है, कॉपीराइट, जो कि बेसिकली गाने पाता है। यूट्यूब चलाते होंगे तो यूट्यूब पे जो लोग वीडियो अपलोड करते होंगे वो जानते होंगे कॉपीराइट क्या होता है। अगर आप किसी दूसरे गाना यूज कर लीजिए तुरंत कॉपीराइट आ जाता है, या बिना उसकी अनुमति का यूज कर ले तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा। पेटेंट, पेटेंट हम गलत पढ़ दिए, पेटेंट होता है। जैसे अभी जो लोग न्यूज़ सुने होंगे, एक आदमी था ना कानपुर का या लखनऊ का, उन्होंने एक ऐसी घड़ी बनाई है जो एक साथ में 7 देशों का समय को बताता है, एक साथ 7 देशों का। तो उन्होंने इसके बाद करवाने के बाद सबसे पहले उसका पेटेंट करवाया। अब पेटेंट करवाने के बाद वो घड़ी जो है ना, उनकी अनुमति के बिना कोई नहीं बना सकता। अब वही है, जब वो कहेंगे कि हाँ भाई ये कंपनी बना सकती है इस घड़ी को, तो तभी बना सकती, बाकी उनकी अनुमति के बिना कोई नहीं बना सकता। और तीसरा क्या है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे देखिए जो हर कंपनी का जो व्यापार होता है, जैसे देखिए ट्रेड है, ट्रेड मतलब क्या, व्यापार, व्यापार का चिन्ह। तो जैसे मान लीजिए टाटा का अपना है, जियो का अपना है, एप्पल का अपना है, तो इन सब का क्या है। अब एप्पल का जो लोगो है वो जियो वाले थोड़ी यूज करेंगे, और अगर ये यूज करेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये चीज़ आप समझिए। तो कॉपीराइट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि कॉपीराइट में बेसिकली मतलब मैं बता दिया हूँ, यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके द्वारा रचित किताब, चित्रकारी, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम आदि पर एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है। उदाहरण के लिए यूट्यूब पर किसी दूसरे चैनल की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते, वरना उस चैनल की तरफ से आपको कॉपीराइट आ जाएगा। तो यही चीज़ है, यानी कि यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके द्वारा रचित किताब, कविता, चित्रकारी, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम आदि बिना उसकी अनुमति का आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कॉपीराइट के अंतर्गत प्राप्त अधिकार, अगर कोई ऐसा करता है तो आपको वो उसके ऊपर आर्थिक रूप से कार्रवाई की जाती है और नैतिक रूप से भी कार्रवाई की जाती है। इसके बाद देखो पेटेंट क्या होता है। अब पेटेंट के बारे में क्या है, यह भी एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए आविष्कार के लिए एक विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जो पेटेंट होता है बेसिकली किसके लिए, जैसे आप जब कोई चीज़ का इन्वेंशन करोगे तब दिया जाएगा। कॉपीराइट का अधिकार कब है, जैसे आप कोई किताब, कविता, पुस्तक, गाना लिखे हो, कोई चुरा लिए तब। और पेटेंट जैसे आप कोई चीज़ का आविष्कार किया उसको किसी ने चुराया तब आपको पेटेंट वाला अधिकार दिया जाता है। तो इसमें क्या है, यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा किए गए आविष्कार पर एक विशेष अधिकार दिया जाता है। और जैसे मान लीजिए एक चीज़ यह भी है इसका, लेकिन आपने पेटेंट, आपने किसी चीज़ का इन्वेंशन करा और वो चीज़ आपके पड़ोसी को पता लग गई और वह भी बना लिया वही चीज़, और उसने आपसे पहले पेटेंट करवा लिया, तो उसका माना जाएगा, तो फिर आप नहीं माना जाओगे। तो जो पेटेंट पहले करवा लेते हैं उन्हीं का माना जाता है। वैसे रियलिटी है कि कोई इतना जल्दी नहीं कर पाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया, आपने उसका पेटेंट जाके कहीं होता है कोई सरकारी विभाग, वहाँ से पेटेंट जारी होता है। जैसे पेटेंट जारी हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति, पेटेंट जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति या संगठन
आविष्कार करने वाले व्यक्ति के अनुमति के बिना उस पेटेंट का निर्माण या नकल नहीं कर सकता है। जैसे कि जिसने बनाया, पेटेंट जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति, संगठन, कंपनी उस व्यक्ति से पूछे बिना उस चीज़ का निर्माण नहीं कर सकती भाई साहब, और ना ही उसका नकल कर सकती है। ऐसा नहीं कि उसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ा दूसरा चीज़ बना दे, नहीं बना सकती, कार्रवाई होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पेटेंट की उपयोग की अनुमति देने पर आविष्कारक को एक बड़ी धनराशि, जैसे मान लीजिए जिसने जो आविष्कार किया, अगर उसने कह दी नहीं भाई एक कंपनी मेरे पेटेंट का आविष्कार कर सकती है, तो उस कंपनी द्वारा उसे एक बड़ी धनराशि दी जाती है। और सामान्यतः पेटेंट 20 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। जैसे जो पेटेंट दिया जाता है वो बेसिकली 20 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक। अब क्या है, लेकिन सभी चीज़ों का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। अब ऐसा भी नहीं कि आप कोई चीज़ बना दी है तो आप ये सोच रहे हैं कि सभी चीज़ की नहीं, कौन सा चीज़ का नहीं कराया जा सकता आप ये भी देखिए, लेकिन सभी चीज़ों को पेटेंट नहीं कराया जा सकता है, भले ही उसका आविष्कार आप ही क्यों ना किए हो। जैसे मेडिकल के सामान, जैसे मान लीजिए आपने कोरोना आया और आपने कोई वैक्सीन बना दी और आप कह रहे हो नहीं भैया हम पेटेंट अपना देंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं भाई, उस टाइम में आपसे ले लिया जाएगा वो ज़बरदस्ती। अब देखिए ट्रेडमार्क क्या होता है, ये भी बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत आता है। ट्रेड मतलब होता है व्यवसाय या उद्यम, प्रतीक मार्क मतलब क्या होता है, प्रतीक, चिन्ह, संकेत, कुछ भी, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट का अंतर्गत आता है। ट्रेडमार्क एक प्रतीक चिन्ह है जो किसी उद्यम यानी क्या, किसी कंपनी के उत्पाद एवं सेवाओं को दूसरे से अलग बनाने के लिए दिया जाता है, या अलग बनाने। ट्रेडमार्क एक प्रतीक है या एक साइन कह सकते हैं जो किसी उद्यम यानी कि जो किसी उद्यम कह सकते हैं या फिर किसी कह सकते हैं कंपनी के उत्पाद एवं सेवाओं को दूसरे उद्यम से अलग करता है। कौन? उसका ट्रेडमार्क। अब जैसे मान लीजिए जो गूगल का है और जो एप्पल का है वो दूसरे कैसे अलग कर रहा है? लोगो से ना भाई, उसका अपना लोगो रहेगा, यूपी पुलिस का अपना लोगो, उनका अपना लोगो, तो यही होता है। किसी कंपनी का ये लोगो या फिर स्लोगन, जैसे होता है ना कि सर्वत्र विजय, या ऐसे ऐसे कई मतलब है, कई मतलब होता है मतलब स्लोगन, जैसे युद्ध घोष कह सकते हैं, या शायद यूपी पुलिस का है कि सेवा में सदैव तत्पर, इस टाइप का कुछ है। तो सबका अपना स्लोगन होता है, अपना लोगो होता है। वही चीज़ कह रहे हैं कि जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन के कारण क्या हो सकते हैं। कह रहा है किसी किताब की फ़ोटो कॉपी करके या स्कैन करके उसको स्टोर करना। एक चीज़ ये जान ली कि हम लोग भी कहीं कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी किताब की फ़ोटो कॉपी करके या उसको स्कैन करके स्टोर करना, जो PDF बनाते हैं अभी एक प्रकार का कॉपी हम लोग गलत ही करते हैं। किसी वेबसाइट से, कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट से अनाधिकृत तरीके से आप कोई पत्रिका डाउनलोड कर ले, जिसे हम लोग कहते नहीं कि भाई ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से चीज़ डाउनलोड कर लो, वो भी गलत है। यूट्यूब वीडियो से कॉपीराइट गाने संगीत का उपयोग करना, जैसे ये भी है। और थिएटर में आप कोई मूवी गए देखने, वह भी आप रिकॉर्ड कर लिए, तो वो भी आपका गलत है। और आप जानते हो कई बार होता है कोई मूवी आती है, कई लोग जाते हैं थिएटर में, उस मूवी को रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। मेरे भाई आप देखना, वो वीडियो कुछ ही देर में अपने आप डिलीट हो जाएगा, और वो चैनल भी कई बार डिलीट कर दिया जाता है। तो किसी दूसरे की फ़ोटो, चित्रकारी इत्यादि का बिना अनुमति के हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी कंपनी के लोगो या स्लोगन का भी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपका पूरा IMED समाप्त हो गया। कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगे। सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है भाई ये एक थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह ज़्यादा सही नहीं है, तो कुछ भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है भाई मैं चीज़ों को समझाया बहुत अच्छे से हूँ। हाँ, ये चीज़ जैसे मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ऐसे जैसे देखिए यहाँ पे पानी पीने का मन करता है, पानी भी पी लेते हैं, सिंपल है, जैसा मन कर रहा है बोलने को वैसा बोल भी रहे हैं। तो इस टाइप से बताएं, बट चीज़ों को अच्छे से समझाया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जाएँ तो वंदे मातरम। और जो आपको मैं बताया वीडियो आपको उस टाइप से प्रोवाइड कर दिया जाएगा लिखित वाला, तो आप उस चीज़ पे एकदम जान लीजिए मैं कायम हूँ और आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ तो वंदे मातरम। कोई कमेंट या सुझाव देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे कुछ भी कोई डाउट हो तो पूछना।